नमस्कार मित्रों, पीसीएस परीक्षा की टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट सीरीज में भूगोल के प्रश्न और संविधान के बहुत से प्रश्न हैं जो कि पीसीएस परीक्षा में एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शुरुआत करते हैं बिना देरी के। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। देखिए, आईएएस की परीक्षा में यह पूछा गया प्रश्न है, इसमें मानचित्र दिया गया भारत का और ABCD क्या है पूछा गया। मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थल क्रमशः किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, ए आपका गुजरात क्षेत्र है। गुजरात में तो आपका मूंगफली होती है, तो मूंगफली देखिए किस में आ रहा है, ए और बी आंसर में आ रहा है, ठीक है। इधर देखिए आंध्र प्रदेश क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में तंबाकू होता है, तो तंबाकू आपका देखिए, ये देखिए डी तंबाकू है आंध्र प्रदेश में, तो बी आंसर आपका सही हो सकता है। बी देखिए गन्ना, इधर देखिए महाराष्ट्र में गन्ना होता है, बिल्कुल सही। रागी आपका देखिए इस क्षेत्र में, सी क्षेत्र में, तो आपका बी आंसर सही है मिलान करने के हिसाब से, ठीक है। आईएएस परीक्षा 1997 का प्रश्न है। पीसीएस परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है, वरुणा प्रजाति है। वरुणा प्रजाति है, सरसों की प्रजाति कही जाती है वरुणा। सरसों एक तिलहनी फसल है। पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, वरुणा इसकी प्रमुख प्रजाति है सरसों की। सरसों की अन्य प्रजातियां पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान और वरुणा। पूसा बोल्ड देखिए फिर से पूछा गया है पीसीएस मेंस 2013 में, ये सरसों की प्रजाति है पूसा बोल्ड। आ जाते हैं प्रश्न, ठीक है। पीताम्बरी एक प्रजाति है, पीताम्बरी भी सरसों की प्रजाति है। पीताम्बरी RYSK 0502 पीली सरसों की एक प्रजाति है पीताम्बरी, तो सरसों की प्रजातियां हैं। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम आवश्यक होता है। जिप्सम मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा चाहिए। इस परीक्षा 2007 का प्रश्न है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो कौशल ये मूंगफली की प्रजाति है। कौशल मूंगफली की प्रजाति है। देखिए चने की प्रजातियां यहाँ दी गई हैं, देख लेते हैं। चना पंत G114, गौरव, राधे, K4 ये चने की प्रजाति हैं। कपास की प्रजाति देसी श्यामली, सुविन, सुजाता। मूंगफली की प्रजाति चित्रा 64, चंद्रा और कौशल देखिए ऊपर पूछा गया था। गेहूं की प्रजाति कुंदन, कल्याण सोना, सोनालिका। कुंदन, कल्याण सोना, सोनालिका, ठीक है। आइए, केसर का वाणिज्यिक उत्पादन, कॉमर्शियल खेती किस राज्य में होता है? केसर देखिए जम्मू कश्मीर में अधिक मात्रा में पैदा होता है, वाणिज्यिक कृषि भी यहाँ पर होती है, ठीक है। केसर का सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न कश्मीर में होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, केसर कश्मीर याद रखिएगा। पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी का सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? तो कपास रेस है, जूट रेस है, सनई रेशे वाली फसल है। कपास, जूट और सनई ये रेशे वाली फसल है। जैसे मसूर दाल हो गई आपकी, गेहूं आपका अनाज हो गया, और ये सब रेशे वाले नहीं हैं। चना देखिए, ठीक है। तो इसमें कपास, जूट, सनई देख के ही पता लग जाएगा। ध्यान से आप प्रश्न को पढ़ लिया करिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोअर पीसीएस परीक्षा में पूछा गया। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का जो कि विविध कृषि जलवायु परिस्थिति के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जाता है। मक्का याद रखिएगा, जो कि वर्ष भर बोया जाता है। मक्की की खेती की जा सकती है, पीसीएस परीक्षा 2007 में पूछा गई है, तो वर्ष भर की जा सकती है। रबी, खरीफ, जायद ये ना कहकर आप वर्ष भर कर सकते हो, ये आंसर आपका सही निकलेगा। देखिए, ये क्वेश्चन आईएएस परीक्षा में पूछा गया है। 3 कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन सही हैं ये हमें बताना है। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो मक्का का मंड के उत्पादन के प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। कार्बोहाइड्रेट होता है मक्के में, ठीक है। मक्के से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, तो ये बिल्कुल, ये भी बात सही है। मक्के के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। मक्का का प्रयोग शराब बनाने में भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। ये आईएएस परीक्षा 2004 का प्रश्न है। पीसीएस परीक्षा 2006 का प्रश्न है, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तन कर फसल है। तो ये शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 मक्के की फसल है, ये आनुवांशिक फसल है। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 मक्का की आनुवांशिक परिवर्तन की उच्च किस्म की फसल कही जाती है। मक्का याद रखिएगा। देखिए, पीसीएस परीक्षा 2008 का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो धान, मक्का और गेहूं,
पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान, मक्का, गेहूं का फसल चक्र ये सबसे उपयुक्त माना जाता है। आलू भी देखिए हो जाता है, मूंग थोड़ा सा मूंग नहीं होता है। मक्का, तोरिया, गेहूं, तोरी नहीं हो पाता है। वहीं कपास नहीं होता है, कपास का पैदावार ही नहीं होती है। ठीक है, तो धान, मक्का, गेहूं सही है। देखिए आईएएस परीक्षा 2008 का प्रश्न है जो कि मिलान करने आया। मिलान हुआ है, फिर से पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ने से याद होगा। काफी बोल्ड कहाँ पर है? काफी बोल्ड देखिए बेंगलुरु देश में है, देश में नहीं राज्य में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। रबर बोर्ड कहाँ पर है? ये कोट्टायम में है। रबर बोर्ड कोट्टायम में है। चाय बोर्ड आपका कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। गुंटूर में चाय बोर्ड है, सॉरी तंबाकू बोर्ड गुंटूर में, चाय बोर्ड कोलकाता में। देखिए पीसीएस का परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया है। ये देखिए यूपी, यूडीए, एलडीए प्री परीक्षा, इन परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। मिलान करना है, मिलान है फिर भी आप पढ़ते हैं। जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में, चाय का उत्पादन असम में, रबड़ का उत्पादन केरल में, गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्य हैं, मिलान हो गया है। बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि विज्ञान में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर दिया गया। ठीक है, आइए प्रोसेसिंग हेतु आलू का जो प्रोसेसिंग होता है, आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सोना 2। चिप्सोना की आप प्रजाति जानते ही होंगे, उसमें कुफरी चिप्सोना 2 देख लीजिएगा। ये सबसे अच्छी आलू की प्रजाति है जो प्रोसेसिंग में यूज की जाती है। आईएएस परीक्षा 2012 का प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। लोबिया, मूंग और अरहर। उपयुक्त में से कौन से दलहन के यूज में, चारे के यूज में, हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? लोबिया दलहन में भी है, चारा भी है और हरी खाद में भी है। मूंग भी यही करती है और अरहर भी, तीनों चीज में यूज हो जाएगा। तो तीनों आंसर सही हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न है आईएएस का, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में ऐसी सर्वोत्तयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विभिन्न किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? तो अरुणाचल प्रदेश यह आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप बार बार पढ़ लीजिएगा। आइए मिलान करने आया है। जूट देखिए पश्चिम बंगाल में है, जूट का पश्चिम बंगाल। चाय देखिए आपका असम में आ जाएगा। गन्ना उत्तर प्रदेश में, रबड़ केरल में। ऐसा प्रश्न पीछे आ चुका है और ये प्रश्न पूछा गया है आरओ एआरओ 2017 पेपर में। ठीक है, मिलान करने आया है फसल और मौसम। देखिए सूरजमुखी सभी फसलों में पैदा होती है, सूरजमुखी सभी फसलों में। खरबूजा आपकी जायद की फसल है, जायद गर्मी का मौसम समझिए। कपास आपका खरीफ की फसल है, वर्षा ऋतु की फसल है खरीफ की। अलसी रबी की फसल है। ठीक है, अलसी रबी की फसल है। कपास देखिए आपकी ये खरीफ की फसल है। खरबूजा जायद की फसल है। सूरजमुखी सभी मौसम की फसल है। आईएएस का प्रश्न 2017 में पूछा गया, निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो भूमि की कम या शून्य जुताई, ये सही आंसर है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, ये भी सही है। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ये भी सही है। तीनों आंसर सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न है छत्तीसगढ़ पीसीएस का, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? मक्का देखिए उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। हाँ, मक्का उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। जूट पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। कपास महाराष्ट्र में, गुजरात में। सोयाबीन आंध्र प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में। सोयाबीन आपका महाराष्ट्र में हो सकता है। ठीक है, या डी आंसर सही है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन नकद फसल नहीं है? तो देखिए जूट नकद फसल है, गन्ना है, मूंगफली है। ज्वार फसल नकद नहीं है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन लोह धातु का एक अयस्क है? लोहे का अयस्क देखिए हेमेटाइड है। हेमेटाइड लोहे के अयस्क हैं। आइए पश्चिम बंगाल सिंह भूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है लोह अयस्क खान चिड़िया है। पश्चिम सिंह भूमि में चिड़िया लोह अयस्क खान है। ठीक है, पश्चिम सिंह भूमि से चिड़िया की खान सबसे प्रसिद्ध विशेषता लोह अयस्क खान है।
देखिए ये प्रश्न है करंट का है, लेकिन देख लेते हैं। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। हाँ, कर्नाटक में लौह अयस्क का भंडार है सबसे ज़्यादा। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा नहीं है, चौथा है। ये 2021-22 का डाटा है, चौथा है। बदल सकता है, आप करंट के हिसाब से मिलान कर लीजिएगा। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उड़ीसा में उत्पादन ज़्यादा होता है लौह अयस्क का, ये बिल्कुल सही है। भंडार आपका कर्नाटक में है और भारत चौथा है, ना कि दूसरा है। दूसरा गलत है, पहला और दूसरा आंसर सही है। पहला तीसरा सॉरी, सी ऑप्शन। आइए ये भी जान लेते हैं। ये बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, याद रखिए। केंदुझर उड़ीसा में है। बालाघाट मध्य प्रदेश में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। तो छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में उत्तम किस्म का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। कुद्रेमुख कर्नाटक प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। उड़ीसा के केंदुझर में लौह अयस्क मैग्नीज, क्रोमाइट, क्वार्टजाइट, बॉक्साइट, सोना इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का बालाघाट मुख्यतः तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का बालाघाट तांबा के लिए, चलिए याद रखिएगा इस बात को। आइए भारत की कोलफील्ड किस राज्य में है देखते हैं। झरिया कोलफील्ड देखिए झारखंड राज्य में है। रानीगंज भी झारखंड राज्य में है। ये कोयले की कोलफील्ड है। रानीगंज झारखंड और में भी है, और देखिए पश्चिम बंगाल में भी है। और कोरबा देखिए छत्तीसगढ़ में है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, याद रखिए इस बात को। देखिए कोयला क्षेत्र दिए गए हैं और अवस्थिति दी गई है। देखिए तालचीर, यह उड़ीसा राज्य में महानदी घाटी में है। तालचीर उड़ीसा राज्य में है। कर्णपुरा दामोदर घाटी, यह झारखंड में है। कर्णपुरा दामोदर घाटी। सिंगरौली सोन घाटी, सिंगरौली सोन घाटी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और सिंगरैनी गोदावरी घाटी, सिंगरैनी आपका गोदावरी घाटी तेलंगाना में है। सिंगरैनी गोदावरी घाटी तेलंगाना। आइए खनिज और प्राप्ति के प्रारूपी क्षेत्र देखते हैं, मिलान करना है। देखिए कोयला कर्णपुरा, कोयला आपका कर्णपुरा। स्वर्ण हट्टी, अभ्रक, नेल्लूर, मैग्नीज भंडारा। ठीक है, तो मिलान हो गया है। यहां खनिजों के केंद्र और खनिज का नाम दिया गया है, मिलान करना है। मिलान है ही। कोयला मकूम, मकूम क्षेत्र कोयले के लिए है। डल्ली राजहरा आपका लौह अयस्क के लिए है, डल्ली राजहरा। कोरापुट बॉक्साइट के लिए है। चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए, चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए है। कोरापुट बॉक्साइट के लिए। ठीक है, प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं। अमगुरी, अमगुरी असम में है, पेट्रोलियम के लिए है। अमगुरी असम में है, पेट्रोलियम के लिए। लांजगढ़ बॉक्साइट के लिए है। लांजगढ़ आपका उड़ीसा में है। कंपाटी महाराष्ट्र में है। ये तांबा ना होकर ये कोयला है। यही आंसर सही है, जो कि सुमेलित नहीं, सुमेलित नहीं है। सी आंसर सही है। बेल्लारी आपका कर्नाटक में है, लौह अयस्क के लिए। बेल्लारी कर्नाटक में है। तो कौन कौन से सुमेलित हैं। बेल्लारी सुमेलित है कर्नाटक लौह अयस्क के लिए। लांजगढ़ बॉक्साइट के लिए है। लांजगढ़ आपका उड़ीसा में है। अमगुरी असम में है, पेट्रोलियम के लिए है। वहीं देखिए यहाँ क्षेत्र दिए गए हैं, खनिज दिए गए हैं। बादाम पहाड़ आपका लौह अयस्क के लिए है। बादाम पहाड़ आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा आपका झारखंड में है, जो कि अभ्रक के लिए है। मोसाबानी भी झारखंड में है, जो कि तांबे के लिए, तांबे के लिए मोसाबानी है। रवा क्षेत्र ये खनिज तेल के लिए है, जो कि कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आइए लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य देखते हैं। बादाम पहाड़ लौह अयस्क क्षेत्र उड़ीसा राज्य में। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख कर्नाटक में। नोवा मंडी झारखंड में। नोवा मंडी झारखंड में लौह अयस्क क्षेत्र है, याद रख लीजिएगा। देखिए खनिज पदार्थ और खनिज क्षेत्र देखिए दिए गए हैं। ग्रेफाइट, देखिए ग्रेफाइट आपका रंपा आंध्र प्रदेश में है। ग्रेफाइट रंपा आंध्र प्रदेश। सीसा जावर क्षेत्र राजस्थान। लवण आपका डीडवाना राजस्थान। चांदी बेल्लारी कर्नाटक। चांदी बेल्लारी कर्नाटक में। मिलान हो गया है। एक बार और देखिए, ग्रेफाइट रंपा आंध्र प्रदेश।
सीसा जावर क्षेत्र राजस्थान, लवण डीडवाना राजस्थान, चांदी आपका बेल्लारी कर्नाटक। देखिए इधर खनिज है और उत्पादन क्षेत्र दिए हैं, मिलान करना है। लौह अयस्क आपका क्योंझर क्षेत्र में है, क्योंझर क्षेत्र में लौह अयस्क का मिलान कर लीजिए, पहले का दूसरा। तांबा खेतड़ी राजस्थान में आप मिलान कर सकते हैं, तांबा खेतड़ी राजस्थान में। कोयला आपका कोरबा, ठीक है, अभ्रक कोडरमा, अभ्रक कोडरमा, ठीक है, अभ्रक कोडरमा, कोयला कोरबा। यहाँ धातुएं दी गई हैं और कहाँ इनका खनन किया जाता है, कहाँ से उत्पादन होता है इनका, ये क्षेत्र दिए गए हैं। सोना, स्वर्ण आपका कोलार, ठीक है, कोयला आपका झरिया, तांबा खेतड़ी, लोहा आपका कुद्रेमुख। देखिए ये सुमेलित नहीं है, उसको देखना है। तो बैलाडीला खान मध्य प्रदेश में ना होकर छत्तीसगढ़ में है, सुमेलित यही नहीं है। कमान गुंडी कर्नाटक में है, सुमेलित है। सिंहभूमि झारखंड में है, सुमेलित है। मयूरभंज उड़ीसा में है, सुमेलित है, ठीक है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में है, जो कि सुमेलित नहीं है। आंसर 1 होगा। देखिए यहाँ पे मिलान करना है। कोयला देखिए तालचेर क्षेत्र में, कोयला तालचेर क्षेत्र में, तांबा खेतड़ी में, लोह अयस्क कुद्रेमुख में, चांदी जावर क्षेत्र में, चांदी जावर क्षेत्र में। देखिए यहां मिलान करने फिर से आया है। तांबा आपका खेतड़ी, गैस प्लांट औरैया में है, एल्यूमिनियम कोरबा में, पेट्रोलियम कोची में। उत्तर प्रदेश से पूछा गया प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का। ग्रेनाइट की पट्टियां और स्लेट बनाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में ललितपुर, महोबा, बांदा। ललितपुर, महोबा और बांदा में ग्रेनाइट बनाया जाता है। ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से होता है, तो ललितपुर आंसर है। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में हीरे की खानें हैं। वर्तमान समय में हीरा मध्य प्रदेश हीरा का उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख राज्य है। यहाँ पन्ना पट्टी में हीरे की महत्वपूर्ण खानें हैं। पन्ना पट्टी मध्य प्रदेश, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश का प्रश्न है। सोनभद्र जनपद जो कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, निम्नलिखित में से किन धातुओं पाए जाते हैं सोनभद्र में? तो यूरेनियम, एंडलूसाइट, डोलोमाइट, पायराइट। तो एंडलूसाइट पाया जाता है, डोलोमाइट, पायराइट पाया जाता है। यूरेनियम सोनभद्र जिले में नहीं पाया जाता है। 2-3 आंसर सही है, ठीक है। सोनभद्र जनपद में यूरेनियम नहीं पाया जाता है, ठीक है। यूरेनियम देखिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में पाया जाता है, याद रखिएगा। आइए देखिए यहाँ यूरेनियम केंद्र और राज्य दिए गए हैं, मिलान करना है। मिलान है, आप ध्यान से देख लीजिए। दोमाई साइट, दोमाई साइट यूरेनियम केंद्र मेघालय राज्य में है। दोमाई साइट मेघालय राज्य में है। लंबापुर, लंबापुर आंध्र प्रदेश में है। रोहेल राजस्थान में है, रा से रोहेल राजस्थान। गोगी कर्नाटक में है, गोगी कर्नाटक में है। देखिए आईएएस परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। 2 कथन दिए गए हैं, कौन कथन सही है कौन कथन गलत है यह देखना है। भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है, गलत। भारत में केरल राज्य में थोरियम पाया जाता है, ये आंसर गलत है, मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है। केरल की मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम होता है, तो ये बिल्कुल सही है। केवल 2 आंसर सही है, ठीक है। चलो, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार प्रसिद्ध है। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कैमूर पठार मुख्यतः रोहतास कैमूर जिले में पाया जाता है, ठीक है। आइए देखिए यहाँ मिलान है। कोयला देखिए गिरिडीह झारखंड, तांबा अलवर राजस्थान, मैंगनीज धारवाड़ कर्नाटक, भूरा कोयला लिग्नाइट कोयला कहते हैं जिसे, ये तमिलनाडु में। जैन कोंडम तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए खनन क्षेत्र और खनिज हैं। खनन क्षेत्र गुरुम हिसानी, गुरुम हिसानी ये खनिज किस खनिज के लिए है? लौह अयस्क के लिए है। गुरुम हिसानी लौह अयस्क के लिए, पहले का 3 आप लगा लीजिए। तालचेर आपका कोयला के लिए है, तालचेर कोयला के लिए है। जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए है। जावर जस्ता के लिए, जा से जावर जा से जस्ता। आइए देखिए मिलान करना है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में यूज किया जाता है। कॉपर माने तांबा बिजली के सामान में यूज किया जाता है। बॉक्साइट
हवाई जहाज के निर्माण में बॉक्साइट यूज हो सकता है, होता है। मैग्नीज अब इस्पात के निर्माण में होता है। ठीक है। आरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। चीन और चाय का व्यापार भी 1833 के चार्टर एक्ट में 33 के चार्टर एक्ट में खत्म कर दिया था। ठीक है। आइए कथनों पर चर्चा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। इम्पे महोदय थे, लेमेस्टर नहीं थे। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, इम्पे महोदय थे। निम्नलिखित में किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट बिल्कुल सही। भारत में शिक्षा के विकास के लिए सरकार द्वारा, कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने की बात कही गई थी, सरकारी सहायता। वहीं दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। वहीं प्राच्य विद्या आंग्ल विद्या विवाद, यह भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव की बात थी। चलिए, तीनों कथन सही हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 में संघीय न्यायालय स्थापित हुआ था। 1935 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था, लेकिन यह केंद्र में द्वैध शासन लागू नहीं हुआ था। और ये द्वैध शासन सबसे पहले ये प्रांतों में लागू हुआ था। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। देखिए, आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये सही बात है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। ये भी सही है। तो सी आंसर सही है आपका। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1911 को प्रथम बैठक हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा इसके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 तारीख को जो बैठक होती है उसमें राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में बैठते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश पीसीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा में प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक मार्गदर्शन सिद्धांत दिया था। बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप इसी उद्देश्य प्रस्ताव ने लिया था। प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष का समय लगा था, 11 माह लगा था, 18 दिन लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को आहूत की जाती है, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर आपका 12 है। तो 11 कुल अधिवेशन हुए थे, याद रखिएगा। निकटतम उत्तम 12 है। भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे, याद रखिएगा। कई परीक्षाओं में पूछा गया है। संवैधानिक सलाहकार BN राव। प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग किया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, याद रखिएगा। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे।
वहीं संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। देखिए मिलान करने आया संविधान सभा समिति और इधर के अध्यक्ष। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे हैं नहीं। कार्य संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रारूप समिति आपका अंबेडकर जी हैं। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद है, याद रखिएगा, जो कि गलत है, ये प्रश्न ही गलत है। प्रश्न है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रारूप समिति तो अंबेडकर जी से संबंधित है, अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। प्रश्न यह है कि संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित हुई थी, याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, यूएसए के संविधान, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, तो उद्देशिका का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है, धर्म सर्वोच्च नहीं है भारत में, संसद सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। प्रश्न है, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश से ली गई है, याद रखिएगा। भारतीय संघवाद कनाडा देश की पद्धति पर आधारित है। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, देखिए पीसीएस परीक्षा में कई बार पूछा गया है, मुख्य परीक्षा में। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, याद रखिएगा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। आइए देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। रिपीटेड प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, याद रखिएगा। आइए मिलान करना है, संविधान के लक्षण और किस देश से ग्रहित किए गए हैं? मूल अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली यूके ब्रिटेन के संविधान से। आपात व्यवस्था जर्मनी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आइए देखिए यहाँ भी मिलान करना है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के कनाडा संविधान से लिए गए हैं। देखिए विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा के संविधान से। अनुच्छेद 200 कहता है राज्यपाल कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखता है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 200 में वर्णित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो मूल भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, देखिए यहां पर मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित है। नए राज्यों का गठन संविधान के अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता आपका भाग 2 में है। देखिए भाग 2 में संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताता है, जो कि संविधान के भाग 2 में वर्णित है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से 36 तक है। प्रशासनिक अधिकार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना अनुच्छेद 323A में वर्णित है। 323A में प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की बात की गई है। मिलान हो गया है, आगे चलते हैं।
प्रश्न है वित्त विधेयकों के बारे में, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में प्रावधान किया गया है। देखिए यहाँ मिलान करने आया है, मिलान है। 124 में देखिए संघीय न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल के बारे में बताया गया। आकस्मिक प्रावधान, ये आपातकाल 3 प्रकार के आपातकाल हैं जो कि भारत में लागू होते हैं विशेष परिस्थितियों में। और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों के विवरण के बारे में बताता है। 45 से आगे भी विधायी शक्तियां हैं, 245 से चालू होता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 36 ये आपका कहता है नीति निर्दिष्ट तत्व 36 से चालू हो जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 74 आपका मंत्रिपरिषद के बारे में। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है। ठीक है, आइए विधानता नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में वर्णित है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देना अनुच्छेद 111 में वर्णित है। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न आईएएस परीक्षा, यूपी लोअर, पीसीएस परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद देखिए 54, अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 155 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 164 राज्य का मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताता है। देखिए चारों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखिए यहाँ पर 323A प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य बताता है। ठीक है, मिलान हो गया। आगे देखते हैं इसमें कौन सुमेलित नहीं है देखना है, सही सुमेलित है ये बताना है। सॉरी, तो इसमें सही सुमेलित है 352 आपात स्थिति के बारे में घोषणा करता है। अनुच्छेद 17 देखिए अस्पृश्यता का अंत कहता है, अनटचबिलिटी भारत में खत्म होनी चाहिए। अनुच्छेद 17 ऐसा बताता है। अनुच्छेद 78 ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताता है कि प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को कुछ जानकारी देगा। प्रधानमंत्री को जानकारी देने के संबंध में है, सॉरी राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री ऐसा करता है, जानकारी देता है। वहीं 192 ये आपका राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं के संबंध में बताता है। आइए अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 215, संविधान का अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय के अभिलेख का अभिलेख न्यायालय होना ये बताता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 आपका किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, सॉरी किसी न्यायाधीश का, कहाँ गया ये देखिए, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण अनुच्छेद 222 बताता है। अनुच्छेद 226 यह कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति बताता है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों का अधीक्षण की शक्ति बताता है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है। देखिए तीसरा ऑप्शन भारत का न्यायवादी संविधान का अनुच्छेद 76 में वर्णित है। अनुच्छेद 148 सीएजी के बारे में बताता है। अनुच्छेद 75 एक ये केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद क्या बोलते हैं 131 आपका सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है। ठीक है।